प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं आर के योगी माई स्टार्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो है चालू कर रखी है, उसका एक पार्ट मैंने आपके लिए बनाया है। लेकिन समस्या ये हुई कि जो हमने पहला पार्ट बनाया उसको हमने बोर्ड पर लिखा। मैंने सोचा कि बच्चों को ऑफलाइन की फीलिंग आएगी, लेकिन उसमें समस्या ये रही कि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ और आज के स्टूडेंट्स को धैर्य नहीं है, उसको समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और सफलता जल्दी मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने उसमें कुछ परिवर्तन किया और मैंने पीडीएफ तैयार की और पीडीएफ के माध्यम से हम जो है एक एक प्रश्न को देखेंगे, एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न जो किसी एग्ज़ाम में नहीं आए, लेकिन जो हमने 15 प्रश्न जो पिछले एग्ज़ाम में आए थे, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, बाकी एग्ज़ामों में जो प्रश्न थे उनके आधार पर ही मैंने जो मेरा 10 वर्ष का अनुभव है उसके आधार पर आपके लिए बहुत ही रोचक, बहुत ही लेवल के, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए मैंने बनाए हैं। और आज हमें पढ़ने का मज़ा आने वाला है क्योंकि आज सिर्फ बोर्ड पर पीडीएफ आएगी और आपको पढ़ करके उसका क्या देना है, आंसर देना है। तो आइए हैं आज का वीडियो नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का वीडियो नंबर 2। तो जल्द ही आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है पहला प्रश्न और आपको देना है उसका आंसर। और बहुत ही गजब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके सामने स्टार्ट की जा रही है। तो देखिए आ गया है आपके सामने प्रश्न नंबर 16, क्योंकि 15 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। तो अब आपके सामने है प्रश्न नंबर 16। और जो प्रश्न नंबर 16 है इसमें जो हमारा प्रश्न है आपको दिख रहा होगा, मैं और पढ़ देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें हमें मिली है, मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मोहर मिली है और भी जो हमें मोहरें मिली है, उन मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया गया था, यानी कि वो मोहरें किस से बनाई गई थी। इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे सामने है सेलखेड़ी से, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे सामने है सेलखेड़ी से, ऑप्शन नंबर 2 लोहा से, ऑप्शन नंबर 3 चांदी से, ऑप्शन नंबर 4 कैल्साइट से। तो आपको प्रश्न बहुत ही रोचक लग रहा होगा, प्रश्न बहुत गजब है। और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? तो आप अपने आंसर दीजिए, आप अपने आंसर को चुनिए, आंसर को चुनिए और इस तरह से चुनिए कि आपको ये आंसर जो है फ्यूचर में सफलता दिलाए। दिमाग लगाइए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं उनके निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया गया था, यानी उसको, उन मोहरों को किससे बनाया गया था। आशा करता हूं आपने अपना आंसर चुन लिया होगा और अब जिसका आपको इंतज़ार है कि सर उस पर मुहर लगा दें और वो आंसर हमें बता दें, तो वो आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें जो आंसर है वो है नंबर 1। आंसर क्या है? नंबर 1, सेलखेड़ी से इन मोहरों को बनाया गया था। न तो लोहा से बनाया गया, न चांदी से बनाया गया, न कैल्साइट से बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये तो कांसा धातु का प्रयोग करते थे जो कि तांबा में टिन मिला करके बनाई गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सेलखेड़ी। आपको एग्जाम में ये प्रश्न डेफिनेट मिलेगा और आप जो है इसमें राइट आंसर करके आना सेलखेड़ी। प्रश्न नंबर 17 अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको देखिए। ये बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, किसी गाइड में आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर बनाया है और ऐसे प्रश्न आज के युग में प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 है, किलों के अंदर किले सिंधु सभ्यता के किस स्थल की विशेषता थी? यानी राजनीतिक जीवन में मैंने आपको वीडियो नंबर 5 में पढ़ाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन था
शायद 5 में आर्थिक जीवन स्टार्ट हुआ था, 4 में पढ़ाया मैंने। राजनीतिक जीवन जो था सामाजिक जीवन के बाद में राजनीतिक जीवन, तो सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन में मैंने आपको 2 विशेषता लिखाई थी, उसमें से एक विशेषता ये थी। और बहुत ही कम वीडियो में आपको एक प्रश्न जो है ये बात देखने को मिलेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको बहुत ही जो है शानदार प्रश्न ये आपको एग्ज़ाम में आने लायक है और डेफिनेट आएगा, अगली एग्जामों में किसी में भी आ सकता है। तो प्रश्न है 17, किलों के अंदर किले सिंधु सभ्यता के किस स्थल की विशेषता थी? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 है धोलावीरा, ऑप्शन नंबर 3 है लोथल, ऑप्शन नंबर 4 है रोपड़। आप अपना आंसर चुनिए, आप अपना आंसर चुनिए, फिर मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ। फटाफट आप चुनिए इसका आंसर क्या हो सकता है। यानी कि ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसमें किलों के भी अंदर किलेबंदी, यानी किलेबंदी के अंदर भी किलेबंदी जो है हमें देखने को मिली है। इस तरह का स्थल जो है कौन सा था? तो आप चुनिए आंसर। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा और अब आपको इंतज़ार होगा सही आंसर का कि हमारा आंसर सही है या जो है सर बता देंगे क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है नंबर 2 धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसा स्थल था जहाँ से हमें किलों के अंदर किले जो है किलों के अंदर किले के प्रमाण देखने को मिलते हैं। और धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें 3 टीले देखने को मिलते हैं, 16 जलाशयों के प्रमाण, स्टेडियम के प्रमाण, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा धोलावीरा। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। देखो इसमें कितना मज़ा है, पहले हमने लिखा उसमें थोड़ा आपको समय का जो है ज़्यादा ही आपका समय लगा, इसलिए अब मैंने PDF आपके लिए बना दी है। तो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 18। हड़प्पा के किस स्थल के बर्तनों पर सैनिकों का चित्रण मिलता है? हड़प्पा के किस स्थल के बर्तनों पर सैनिकों का चित्रण मिलता है? प्रश्न बहुत ही शानदार है। आपने शायद ये प्रश्न कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने जो है मॉडल पेपर वगैरह इनसे कहीं से प्रश्न नहीं लिए। मैंने अपने ज्ञान के आधार पर जो है मुझे लगा कि ये प्रश्न आने वाले फ्यूचर के प्रश्न हैं, तो उसके आधार पर मैंने ये प्रश्न बनाए हैं। तो हड़प्पा के किस स्थल के बर्तनों पर सैनिकों का चित्रण मिलता है? इसमें ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन नंबर 2 धोलावीरा, ऑप्शन नंबर 3 सूरकोटड़ा, ऑप्शन नंबर 4 है देमाबाद। तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ऐसा कौन सा स्थल था जिसके बर्तनों पर सैनिकों का चित्रण हमें देखने को मिलता है? तो अपना आंसर चुनिए। क्या लोथल हो सकता है, धोलावीरा हो सकता है, सूरकोटड़ा हो सकता है या देमाबाद हो सकता है? तो आशा करता हूं आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। अब मैं उस पर मोहर लगा देता हूं, यानी कि अब जो राइट आंसर आ रहा है वो है नंबर 3 और इसका राइट आंसर है बच्चों सूरकोटड़ा। इसका राइट आंसर क्या है? सूरकोटड़ा एक ऐसा स्थल है जहां के बर्तनों से हमें सैनिकों का चित्रण देखने को मिलता है। इससे हमने ये भी प्रमाण लगाया कि शायद यहाँ के जो भी शासक वर्ग थे वो सेना अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखते होंगे, तभी यहाँ सैनिकों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके हमें कहीं से प्रमाण नहीं मिले हैं कि यहाँ के शासक वर्ग जो है स्थायी सेना को रखते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ गया प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 19 है कि सिंधु सभ्यता के मोहरों पर किस वाद्य यंत्र का चित्रण नहीं मिलता? बहुत ही गजब प्रश्न है ये। सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर, इसको की कर लें के नहीं है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस वाद्य यंत्र का चित्रण नहीं मिलता? सिंधु सभ्यता की जो मोहरें मिली है उस पर किस वाद्य यंत्र का चित्रण नहीं मिलता? बहुत ही गजब प्रश्न है ये, और मुझे आशा है कि ये प्रश्न शायद आने वाले फ्यूचर में डेफिनेट किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें ऑप्शन है ढोलक, ऑप्शन नंबर 2 है सारंगी, ऑप्शन नंबर 3 है वीणा, ऑप्शन नंबर 4 है नगाड़ा। तो आप इसका राइट आंसर बताइए कि सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जहां
सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं उसमें किस वाद्य यंत्र का हमें चित्रण देखने को नहीं मिलता है? बताइए। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन है ढोलक, सारंगी, वीणा और नगाड़ा। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। अब मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूं। तो राइट आंसर है नंबर 4 नगाड़ा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों से हमें कहीं पर भी नगाड़ा के अवशेष, नगाड़ा का चित्रण हमें देखने को नहीं मिलता है, नगाड़े के प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की एक मोहर से हमें ढोलक के चित्र जो है देखने को मिलते हैं और एक मोहर से जो है सारंगी और वीणा का अंकन भी हमें, चित्रण भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमें नगाड़े के कहीं से प्रमाण नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। और अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 को। सिंधु सभ्यता में घोड़ों के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं? देखो, बहुत ही गजब प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक है और बहुत ही गजब प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि इन 15 प्रश्नों में से ही आपको शायद एग्जाम में प्रश्न मिल जाए। जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के 1 या 2 प्रश्न आते हैं, तो अगर आपने 30 प्रश्न पूरे देख लिए तो फिर तो बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। सिंधु सभ्यता में घोड़ों के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 2 राणा घुंडई, ऑप्शन नंबर 3 सूरकोटड़ा, ऑप्शन नंबर 4 है बालाकोट। आप अपना आंसर चुनिए कि कहां से हमें घोड़ों के प्रमाण जो है देखने को नहीं मिले हैं। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, क्योंकि आप चुनने में 2 ही मिनट लगाते हो। तो आशा है कि आपने अपना आंसर चुन लिया होगा और इसका बच्चों राइट आंसर है 4 बालाकोट। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और ये मैंने आपको पढ़ाया है वीडियो नंबर 6 में कि कहाँ कहाँ से हमें जो है घोड़ों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो से, लोथल से, राणा घुंडई से, सूरकोटड़ा से हमें घोड़ों के प्रमाण मिले हैं, लेकिन बालाकोट से हमें घोड़ों के प्रमाण देखने को नहीं मिले हैं। अब आपके सामने आ रहा है प्रश्न नंबर 21। बहुत ही गजब का प्रश्न है ये भी, और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है। सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन से जुड़ा कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन मैंने वीडियो नंबर 6 में आपको पढ़ाया, उसमें स्टार्टिंग ही धार्मिक जीवन से हुई है। तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन से जुड़ा कौन सा कथन असत्य है, गलत है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन उनके धार्मिक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, सही है क्या? ये लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, ये लोग मूर्ति पूजक थे, ये लोग मंदिरों में उपासना करते थे। राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। तो चुनिए। चुनता बस चुन प्यार की धुन। तो आप इसमें से प्यार की धुन के बजाय राइट आंसर चुनिए। सुनता बस सुन प्यार की धुन, इस तरह का कुछ वो गाना था, मुझे सॉन्ग वो याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से आपको तो लेकिन चुनना है। तो प्यारे बच्चों, आपने चुन लिया होगा और अब मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये लोग मंदिरों में उपासना करते थे। ये बात गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। मूर्ति पूजक थे, बात सही है, क्योंकि ये मातृ देवी की उपासना करते थे, पशुपति शिव की उपासना करते थे, और जो है यहाँ पर ये लोग मूर्ति की पूजा करते थे। लेकिन यहाँ से हमें कहीं से भी मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 4। अब आपके सामने आ रहा है प्रश्न 22। बहुत ही गजब। सिंधु सभ्यता में राजस्थान से किस धातु का निर्यात किया जाता था? बहुत ही गजब प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आपके सामने है। सिंधु सभ्यता में राजस्थान से किस धातु का निर्यात किया जाता था? 100% चांसेज है पूछने के। क्यों चांसेज है? क्योंकि हम राजस्थान से जुड़े हुए हैं और पूछा जा सकता है कि राजस्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी वस्तु का, कौन सी धातु का निर्यात किया जाता था।
इसमें ऑप्शन नंबर 1 है सोना, ऑप्शन नंबर 2 है चांदी, ऑप्शन नंबर 3 है तांबा, ऑप्शन नंबर 4 है कांसा। तो किस धातु का निर्यात राजस्थान से किया जाता होगा? बहुत ही गजब ऑप्शन है इसमें, सोना, चांदी, तांबा और कांसा। आप अपने आंसर को चुनिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूं। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है नंबर 3 तांबा। राइट आंसर है नंबर 3 तांबा, क्योंकि यहाँ की गणेश्वर सभ्यता से जो है यहाँ पर जो है तांबे का निर्यात किया जाता था। मैंने आपको बताया है आर्थिक जीवन में वीडियो नंबर 5 में कि मैसूर से सोने का, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापार वाणिज्य हैं कहाँ तक फैला हुआ था, ईरान, अफगानिस्तान, सिंध जो है पाकिस्तान, इस तरह से जो है बहुत दक्षिण भारत, यहाँ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार फैला हुआ था। उसमें मैसूर से आता था सोना निर्यात होता था और राजस्थान से तांबा का निर्यात होता था। बच्चों बहुत ही गजब प्रश्न है, क्योंकि यहाँ हम कंफ्यूज में आकर के कांसा कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी तो हम कांसा कर सकते हैं, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। इसलिए आप सभी मित्रों को ये वीडियो भेजिएगा, शेयर कीजिएगा कि भाई इन प्रश्नों को पढ़ ले, ताकि आने वाला फ्यूचर तेरा सुरक्षित हो जाए और तेरी जो है एग्जाम में कोई गलती नहीं हो। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने आ चुका है। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन था? कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, किसी न किसी लैंग्वेज को चेंज करके इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन था? सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन था? ऑप्शन नंबर 1 है कुबड़ वाले बैल का था क्या? ऑप्शन नंबर 2 कुबड़ विहीन बैल का था क्या? और ऑप्शन नंबर 3 एक सींग वाले बैल का था क्या? ऑप्शन नंबर 4 गेंडे का था क्या? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको चुनना है राइट आंसर। तो आपने चुन लिया होगा आपके हिसाब से राइट आंसर, और इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो कि मैंने खूब चिल्ला चिल्ला करके वीडियो में पढ़ाया है। लेकिन यदि आपने पूरे वीडियो आपने देख लिए तो प्यारे बच्चों, आपका एक भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कुबड़ विहीन बैल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कुबड़ विहीन बैल। कुबड़ विहीन बैल का सबसे ज़्यादा मोहरों पर अंकन हमें देखने को, चित्रण हमें देखने को मिला है। अब आपके सामने आता है प्रश्न नंबर 24, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये तो पूछा गया है। तो प्रश्न है सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? ऑप्शन नंबर 1 है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 2 है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 3 है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 है लोथल। इनमें से किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान या बाग जो है कहा गया है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप बताइए, चुनिए फटाफट। तो आपने चुन लिया होगा, और अब मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है नंबर 3 यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग, क्योंकि ये सिंध प्रांत में, आपको बताया था मैंने पढ़ाया जब कि पाकिस्तान में। आप वीडियो को ज़रूर देखें और अपने मित्रों को शेयर करें। फ्री का ज्ञान है और बहुत अच्छा ज्ञान है। मेरे को ऑफलाइन में 10 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव है, और जो भी है थोड़ा बहुत आपके लिए मैं बहुत अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा करता हूँ नहीं करता हूँ ये तो आप डिसाइड करोगे, और ऐसा मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थियों को बेस्ट से बेस्ट सामग्री मिले। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा नंबर 3 मोहनजोदड़ो। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मोहनजोदड़ो को जो है मर्तकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मर्तकों का टीला, जैसे ये पूछा गया सिंध का बाग नखलिस्तान,
तो यहाँ भी मृतकों का टीला आपसे पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के 3 प्रांतों से हमें सिंधु सभ्यता के अवशेष देखने को मिले हैं, पंजाब से और जो है सिंध से और बलूचिस्तान से। पंजाब से, सिंध से और बलूचिस्तान से। तो मोहनजोदड़ो हमें सिंध प्रांत से देखने को मिलता है। अब आता है प्रश्न नंबर 25, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था? प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 25 है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ईंटें मिली है और उनमें से जो है कुछ ईंटें ऐसी मिली है जो अलंकृत थी, यानी कि उस पर फूल पत्तियों का चित्रण था, या आप इसको समझने के लिए यूँ समझ सकते हैं कि जैसे टाइल्स होती है ना, टाइल्स पर जो चित्र बने हुए होते हैं, उस तरह की हमें कुछ ईंटें देखने को मिली है जिन पर कुछ चित्रण था, यानी कि वो जो है अलंकृत ईंटें थी, उन पर कुछ बनाया हुआ था। तो वह ईंटें, अलंकृत ईंटें हमें कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है क्या? चनूदड़ो से मिली है क्या? बनावली से मिली है क्या? मोहनजोदड़ो से मिली है क्या? तो आप इसका राइट आंसर बताइए कि जो है अलंकृत ईंटें हमें कहाँ से देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा नंबर 1 कालीबंगा। कालीबंगा से ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से हमें अलंकृत ईंटों का फर्श देखने को मिला है, तो वहाँ से हमें जो है अलंकृत ईंटें देखने को मिलती है। तो जब आपको मैं पढ़ाऊँगा तब और क्लियर करूँगा, वैसे मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो नंबर जो है 5 में या 4 में शायद मैंने जो पढ़ाया है उसमें आप पूरे वीडियो को देख लीजिए, एक भी प्रश्न बाहर से आपका नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इस तरह से अपन बात करें तो यहाँ राइट आंसर हो गया कालीबंगा। सिंधु निवासी कपास के लिए, देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्न नंबर जो 26 है इसको पहले आप पढ़ लें। सिंधु निवासी कपास के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? पहला तो प्रश्न ये हो गया, लेकिन एक और आप विशेष ध्यान रखना कि कपास, विश्व में सबसे पहले कपास का प्रमाण यदि हमें कहीं से मिलता है तो वो मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। विश्व में सर्वप्रथम जो कपास के प्रमाण हमें देखने को मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से हमें देखने को मिले हैं। और ये मैंने लाइन, जब मैंने ये प्रश्न बनाया तो मैंने ये लाइन भी डाली थी, फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो लाइन मैंने हटा दी और मैंने एक्सप्लेन आपके सामने कर दिया और मैंने डायरेक्ट प्रश्न डाल दिया कि सिंधु निवासी जो है कपास के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर 1 है बणिया, ऑप्शन नंबर 2 है सेंडन, ऑप्शन नंबर 3 है रुई, ऑप्शन नंबर 4 है बिनोला। तो इनमें से आपको बताना है, बहुत ही इजी प्रश्न है। आप, मुझे पता है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और चुटकियों में इसका आंसर दे दोगे, तो आपने आंसर अपना चुन लिया होगा। और अब मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ और इसका राइट आंसर है नंबर 2 और वो है सिंडन। सिंधु निवासी कपास के लिए सिंडन शब्द का प्रयोग करते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि शायद इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा गया है। अब आपके सामने आ रहा है प्रश्न नंबर 27, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? ऑप्शन नंबर 1, क्या ये सिक्कों के द्वारा अपने जो है क्रय विक्रय का माध्यम सिक्के थे, यानी सिक्कों के द्वारा क्रय विक्रय करते थे, या वस्तु विनिमय के द्वारा क्रय विक्रय करते थे, या दोनों विधियों से क्रय विक्रय करते थे, या कोई निश्चित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए? कोई निश्चित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो क्या है इसका राइट आंसर? कि ये जो क्रय विक्रय का, पहले मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रय विक्रय का मतलब है कि वस्तुओं को खरीदना और बेचना। क्रय का मतलब होता है जो है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो ये जो है वस्तुओं को बेचते थे, तो किस माध्यम से बेचते थे? यानी कि जैसे आज अपन कोई वस्तु खरीदते हैं तो रुपए के माध्यम से अपन खरीदते हैं, तो उस समय क्या था, इनका माध्यम क्या था? वस्तुओं को बेचने का और खरीदने का माध्यम क्या था? तो आप जो है आंसर को चुनिए, कौन सा आपका आंसर है। नहीं आए तो हम बालाजी भैरू जी का प्रयोग करते ही हैं, तो वो तो हमारी संस्कृति है, बिल्कुल करेंगे, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। पर एग्जाम में मत करना, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखना कि
कि एग्ज़ाम में जो है हमारे इष्ट देवता को परेशान नहीं करें, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं, तो वो आपको आंसर कैसे बताने में समर्थ होंगे। हालांकि ईश्वर तो, ये मजाक की बात है, ईश्वर तो सर्वज्ञानी होते हैं, उनसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो इतने में आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। और अब मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर नंबर 2, वस्तु विनिमय के द्वारा जो है वो क्रय विक्रय का माध्यम जो है, क्रय विक्रय का इनका माध्यम था। वस्तु विनिमय कैसे कि जैसे मान लो अभी भी गांव में हम देखते हैं कि हम जो है अनाज के बदले, भाई देखो मैंने ज़्यादा स्टैंडर्ड लाइफ तो जी नहीं, मतलब अब स्टैंडर्ड लाइफ जी है, लेकिन बचपन में थोड़ा ऐसा ही था, गाँव का माहौल था कि जैसे ये कुल्फ़ी आइसक्रीम बेचने वाला आता था, कुल्फ़ी बेचने वाला आता था, तो हम क्या करते थे, अनाज जो है अनाज को लेकर के उसे दे देते थे और वो हमें कुल्फ़ी दे देता था, आइसक्रीम दे देता था। तो आइसक्रीम जो बर्फ़ वाली आती थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी उसको वस्तु देते थे और वो भी हमें वस्तु देता था। तो यानी वस्तु के बदले वस्तु का क्रय विक्रय किया जाए, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय के द्वारा ये जो है क्रय विक्रय का माध्यम करते थे। आपने भी ऐसा बहुत किया होगा, जिन जिन ने किया है वो यस करें और मज़े के साथ में पढ़ाई करें। तो अब आपके सामने आता है प्रश्न नंबर 28, और प्रश्न नंबर 28 भी बहुत ज़ोरदार है। 1904 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया था? 1904 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया था? किस अंग्रेज ने 1904 में, मैंने पढ़ाया वीडियो नंबर 2 में कि 1904 में सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष बनाया गया और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की क्या हुई है? स्थापना हुई है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 4 है लॉर्ड अलेक्जेंडर। तो आप आंसर को चुनिए, क्या आंसर हो सकता है, चुनिए। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर 1 लॉर्ड कर्जन ने 1904 में जो है, क्योंकि 1905 तक इनका शासनकाल रहा था, तो इन्होंने 1904 में सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या बनाया था बच्चों? अध्यक्ष जो है इन्होंने बनाया था। तो अब आपके सामने आ रहा है प्रश्न नंबर 29, क्योंकि 28 तक हम कर चुके हैं और प्रश्न नंबर 29 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 29 है, सिंधु सभ्यता के लोग मृतक संस्कार की कौन सी विधि को अपनाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग जो मृतक संस्कार, यानी जब लोग मर जाते थे तो उसके लिए कौन से संस्कार की जो है कौन सी विधि को वो अपनाते थे? पूर्ण समानाधिकरण, पूर्ण आंशिक समानाधिकरण, दाह कर्म, उपर्युक्त सभी। देखिए, पूर्ण समानाधिकरण में क्या होता था, ये भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ मैं वीडियो में, फिर एक बार और बता देता हूँ कि वो शव को क्या करते थे? गाड़ देते थे। आंशिक समानाधिकरण में क्या होता था कि शव को पशु को खाने के लिए वो रख देते थे, जब पशु उसको खा जाता था और जो उसका शेष भाग था उसे वो गाड़ देते थे। और दाह क्रम में तो जैसा कि आप जानते ही हो कि जो है शव को जला दिया जाता था। और चौथा ऑप्शन है अपना उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर आप चुनिए, आपने चुन लिया होगा क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, तो आपने चुन लिया होगा। और चुनने के इसी क्रम में मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है नंबर 4 उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी विधि से जो है वो मृतक व्यक्ति का संस्कार करते थे, यानी चारों विधियों को वो अपनाते, तीनों विधियों को वो अपनाते थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा नंबर 4 उपर्युक्त सभी। और प्यारे बच्चों, अब हमारा है प्रश्न आखिरी, प्रश्न नंबर 30 कि सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा काल था? बहुत ही गजब प्रश्न है, क्योंकि अधिकतर जो है एग्जाम में C14 पूछते हैं पुरानी एग्जामों में। अब जो है सर जॉन मार्शल का प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टार्ट हो चुका है। अभी जो है एक महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी में ये प्रश्न पूछा हो जा चुका है और पूछने की संभावना है, लेकिन मैंने लैंग्वेज चेंज करके इसको आपको बताया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 2300 से 1750 BC, 3250 से 2750 BC, 2500 से 1500 BC
2500 से 1800 BC। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। BC का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, यानी 0 से पहले का समय। तो राइट आंसर आप बताइए। राइट आंसर आप बताइए। चलो तो मैं आपको बताता हूँ, राइट आंसर नंबर है 2, 3250 से 2750। 3250 से 2750 सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो है माना गया है। तो आप ये ध्यान रखना किस विद्वान के अनुसार किसका समय माना गया है, ये मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में पढ़ा रखा है। आप उन वीडियो को देखिए और मज़ा लीजिए। प्यारे मित्रों, डिजिटल बोर्ड से ही सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती है कंटेंट से। कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु, कि आपकी विषय वस्तु कितनी स्ट्रांग है। इसलिए हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न आपकी लाइफ को उज्जवल बना दे और जो है आपके जीवन को संवार दे। नौकरी लगने के बाद ऐसी ऐसे, हालांकि जो है हम देख सकते हैं कि नौकरी आज के इस युग में प्राइवेट जॉब बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं और इस युग में नौकरी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आप मेहनत कीजिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना का प्रभाव बहुत तगड़ा इस बार देखने को हमें मिल रहा है। और अपने आप को सुरक्षित रखिए, किसी भी शादी ब्याह के फंक्शन में मत जाइए, क्योंकि वो लोग तो कर रहे हैं, पर ज़िंदगी आपकी है, आपको सुरक्षित रखनी है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, आपका प्यार मुझे मिलेगा, आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अपने मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।